क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस किसी नामजद आरोपी के पास 900 किलोमीटर चल के जाए और आरोपी से गुहार लगाए कि हुजूर समन रिसीव कर लीजिए और आरोपी हुक्म दे कि बाद में आना। पुलिसिंग के लिहाज से यह उल्टी गंगा है जो इंदौर में बही। नाबालिग से रेप केस के मुलजिम आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस की टीम को घंटों इंतजार कराने के बाद समन रिसीव करने का एहसान किया। जोधपुर पुलिस अब 30 अगस्त का इंतजार कर रही है कि आसाराम बापू से पूछताछ करने की इजाजत देंगे। तब तक घटना के 15 दिन बीत चुके होंगे। इन 15 दिनों में कितने सबूत और कितने गवाह आसाराम बापू के असर से बचेंगे, इस सवाल का जवाब न तो पुलिस के पास है और न ही राजस्थान सरकार के पास। पीड़ित लड़की के पिता सोमवार को ही इंडिया न्यूज पर खुलासा कर चुके हैं कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे में यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आसाराम बापू को सबूत मिटाने की छूट और मोहलत दी जा रही है? आखिर क्यों एक मुलजिम पर इतनी मेहरबान है जोधपुर पुलिस? नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम बापू तक कानून के लंबे हाथ 6 दिन बाद पहुंचे, वो भी सिर्फ समन तामील कराने की रस्म अदा करने। जोधपुर की जो पुलिस आई है उसमें पुलिस का नोटिस है, पुलिस कमिश्नर साहब के आगा, उसमें बापू जी को उपस्थित होकर के अपने संबंध में जो भी बयान देना हो उसके संबंध में नोटिस दिया गया है। कितने लोग आए थे? उसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक आरक्षक। मंगलवार की सुबह जोधपुर पुलिस की टीम आसाराम बापू के नाम जारी समन लेकर इंदौर पहुंची। आसाराम बापू आश्रम में ही थे, वो अपने समर्थकों से मिल रहे थे, लेकिन पुलिस टीम को उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि अभी नहीं मिल सकता। बापू साधना ध्यान में है, अभी बताया कि साधना ध्यान में, वो उसके बाद वो मिलेंगे, सबसे मिलेंगे बाद। आसाराम बापू के साथ साथ शायद पुलिस वाले भी भूल गए कि वो एक आरोपी को समन रिसीव कराने आए हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु को सत्संग का न्योता देने नहीं। खैर, दोपहर बाद आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस का सम्मान लिया और जांच में सहयोग का वादा करके तीनों पुलिस वालों को चलता कर दिया। तथाकथित आरोप लगाए गए हैं बापू जी के ऊपर, अनुसंधान के लिए नोटिस दिया गया था, सर्व कराया है उपस्थिति के लिए कि भी आप अनुसंधान के लिए उपस्थित आयोग के समक्ष हो। आसाराम बापू को अब 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने पेश होना है। बड़ा सवाल ये है कि 15 अगस्त की वारदात की FIR 21 अगस्त को दर्ज कराई गई और आरोपी से पूछताछ 30 अगस्त को होगी। क्या इतना वक्त आसाराम बापू को बचाव का रास्ता ढूंढने के लिए दिया जा रहा है? क्या आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस को ऐसी कोई गारंटी दी है कि वो सबूत मिटाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि जोधपुर पुलिस का सम्मन रिसीव होने से पहले ही आसाराम बापू दावा कर चुके हैं कि रेप केस की तो हवा निकल चुकी है और केस का 70% तो हवा निकल गई, 376 निकलन वो तो हट गई रेप के केस की। आसाराम बापू को ये ज्ञान भी जोधपुर पुलिस से ही मिला है। पीड़िता ने पहले दिन जो बयान दिए हैं उनमें ये स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी यही साबित है। आसाराम बापू खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और उनकी बात को बीजेपी ने अंतिम सत्य मान लिया। इंदौर के बीजेपी विधायक ने तो नाबालिग से रेप के आरोप को आसाराम बापू के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश तक बता दिया। देशी विदेशी कहीं जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं। आप नाम बताएंगे कौन सी विदेशी हैं? बहुत सारी विदेशी शब्द आप भी जानते, सब जानते। बीजेपी से मिले समर्थन के दम पर ही आसाराम बापू दहाड़ रहे थे कि दम है तो दोषी साबित करो। राजस्थान सरकार भी आसाराम बापू के खिलाफ कार्रवाई में सियासी फायदा नुकसान आंकने में जुटी थी। राजस्थान पुलिस हरकत में तब आई जब चौतरफा लानत पड़नी शुरू हुई। आप ये बताइए बम्बई और इसमें क्या फर्क है? दोनों क्रूर केस है। राजस्थान का सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनको पूछिए। नहीं ले रहे हैं तो हम बोलेंगे ये इनह्यूमन है, ही शुड बी हैंग्ड। इतनी जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं तो उस लड़की का भी मेडिकल कराने के बाद क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते अगर उसका आरोप है?
नया कानून हम लोगों ने बनाया, उस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो फिर अपने आप को जांच अधिकारियों के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं? साच को आज क्या? मामले की गंभीरता और अपने खिलाफ माहौल देखकर आसाराम बापू को भी एहसास हो गया कि देर सवेर उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने पुलिस प्रशासन को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। क्या अपन जाएंगे, बलपूर्वक ले जाएं अथवा कानूनी ढंग से जाना पड़े तो पहला स्टेप होगा कि अन्य छोड़ दो, फिर और सताया जाएगा तो गंगा जल अपना ले जाएंगे, नहीं देंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर जल भी छोड़ दो। बहरहाल जोधपुर पुलिस ने अब 30 अगस्त तक आसाराम बापू का इंतजार करने का फैसला किया है। उसके बाद क्या होगा ये तो पुलिस को भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस तो आसाराम बापू की मर्जी के हिसाब से ही तफ्तीश करती नजर आ रही है। इसीलिए पुलिस को अब तक ये भी ख्याल नहीं आया कि आसाराम बापू की जिस कुटिया में कुकर्म होने का आरोप लगा, कम से कम वहां से फॉरेंसिक सबूत तो उठाए गए होते। रेप के मामले में फॉरेंसिक सबूत बेहद अहम होते हैं, जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। क्या इतनी मामूली बात भी जोधपुर पुलिस को समझ में नहीं आ रही? इंदौर में एहतियाब शेख और दिल्ली में राकेश सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो दो बड़े सवाल कि आखिरकार क्या सबूत मिटाने की खुली छूट दे रखी है जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को, और साथ ही साथ ये भी बड़ा सवाल कि पूछताछ के बाद एक एफआईआर, वो भी पॉक्सो एक्ट में एफआईआर लिखाए जाने के बाद 15 दिन के बाद पूछताछ क्यों, और क्या फोरेंसिक सबूत उठाए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संत महासभा के प्रेसिडेंट चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस उदय सहाय हैं जो हमें लीगल पहलुओं के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य अशोकानंद जी मौजूद हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। हमारे साथ के मनन साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो मौजूद होंगे। हमारे साथ राजीव चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है आसाराम बापू युवा संघ समिति के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत कौर सीपीआई की लीडर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर अर्चना शर्मा स्पोक्स पर्सन राजस्थान कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल उदय साहे जी से। उदय साहे, आपने कभी देखा है कि 900 किलोमीटर पुलिस जाती है समन देने के लिए एक रेप, एक यौन शोषण जिसको पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके आरोपी को, उसका इंतजार करती है, वो बोलते मैं ध्यान में हूं, मिलूंगा नहीं अभी, ऐसी शानदार पुलिस हर आम आदमी को मिल जाए? ये आम और खास के बीच में दीवार जो है वो इस केस में साफ दिखती है हमें, आपको सबको, और कोई बड़ी चीज नहीं है इस तरह के डिवाइड में ये एक्शन पुलिस का। तो आप मानते हैं कि जो तरीका पुलिस का है, एक लंबी रोप दी है, क्योंकि गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि सबूत मिटा सकता है, डरा धमका सकता है। लड़की के पिता इंडिया न्यूज पे कह चुके हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, सबूत मिटाने की भी कोशिश होगी। जोधपुर पुलिस का उस पर ध्यान नहीं है। 15 दिन की छूट पूछताछ और एफआईआर के बीच में, आपने कभी सुना है, देखा है? उदय जी, आप ही से सवाल है मेरा। ये देख रहा हूं अभी इस केस में, और ये पहली बार 3 स्टेट की पुलिस अलग अलग नजरिए से इसको देख रही है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से अनफोल्ड कर रहा है ये केस। देखना यह है कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों पे कानून का जाल कैसे बिछता है। अर्चना शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे, 15 दिन की छूट आसाराम बापू को क्यों? इसलिए क्योंकि आपको राजस्थान चुनाव में 40 विधानसभा सीटों में वोट खोने का डर सता रहा है, जहां पर आसाराम बापू के समर्थक पाए जाते हैं। देखिए दीपक जी, कल भी जब विक्टिम के पिता ने अपनी बयान दिया तो स्पष्ट हुआ कि मीडिया मिथ्या आरोप लगा रहा था कि जोधपुर में एफआईआर दर्ज होगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आगे भी आप देखेंगे कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस ये नहीं चाहती कि बिना एविडेंस के उनको अरेस्ट करे, फिर बेल आउट होंगे तो फिर आप आक्षेप लगाएंगे कि राजस्थान पुलिस ने ऐसा काम किया कि उनको इस तरह की सुविधा मिल गई। अर्चना शर्मा जी, ये नाबालिग से यौन शोषण का केस है, इसमें एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अर्चना शर्मा जी, एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का केस है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। कानून यही कहता है। गंभीरता को हम भी समझते हैं, बिल्कुल
देखिए, जो धाराएं लगनी थी वो लगाई, हमने धाराओं में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो कलेक्ट ना करे पुलिस, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर आपके साथ बैठे हुए, ये धर्म भीरू देश है जहां पर भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया जाता है। और कटघरे में तो विपक्ष होना चाहिए, जिसने जैसे ही संज्ञान में आया, पूरा पब्लिक डोमेन में यह प्रकरण आया, उससे पहले क्लीन चिट दे दी। और आज वो जाते भी कहा है, वो जा रहे हैं गुजरात, जाते हैं मध्य प्रदेश। तो आपको इन सब चीजों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए फिर इस तरह के आक्षेप लगाने चाहिए। और मैं आपको पूर्व में भी कह चुकी और अभी भी कहूंगी कि राजस्थान के शासन में किसी भी शोषित या पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होता है, परंतु हम प्रक्रिया वही अपनाएंगे जो न्यायोचित होगी, जो कानून के अनुरूप होगी। बहुत बढ़िया कानून है। पुलिस वाले दरवाजे पर जाते हैं, आसाराम बापू बोलते हैं मैं ध्यान में हूं, अभी नहीं मिलूंगा, बेचारे दुबक के खड़े रहते हैं। यह है आपका पुलिस तंत्र। जहां अपराधियों में डर होना चाहिए वहां पर वो उसको लंबी रोक दे रहे हैं। आसाराम बापू इंदौर में है, सबको पता है, लेकिन समन जा रहा है अहमदाबाद। कर दिया, जो प्रक्रिया उसको अपना लिया, लेकिन सम्मन जा रहा है अहमदाबाद और उसके बाद इंदौर 2 दिन बाद पहुंचते हैं। कहा गया है नहीं आएंगे तो अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं कि हम उनको ये मौका दे रहे हैं कि एविडेंसेस को मिटा दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ का मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बताइए। और जो प्रशासन है उसको जवाबदेही रखने का काम हम कर रहे हैं। अर्चना जी, बहुत बड़ी बहस हुई हिंदुस्तान के अंदर। अर्चना जी, होना चाहिए न्याय संगत वो करना। अर्चना जी, आप जिस पार्टी से संबंधित रखती हैं, आपकी अध्यक्षा भी मौजूद थी पार्लियामेंट में, बहुत बड़ी बहस हुई कानून बनाने के लिए। और जो अमेंडमेंट्स की गई इंडियन पीनल कोड के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में और सीआरपीसी के अंदर, उन सारी अमेंडमेंट से आज जिस स्टेज में हम हैं उसके अंदर जो पुलिस वाले ने कहा जी पाया गया कि रेप नहीं है, शॉर्टर देन रेप, इवन कमेंट्स, इवन स्टॉकिंग, इवन अब एसिड अटैक उसमें शामिल हो गया। कुछ भी चीज किसी भी व्यसक महिला के प्रति भी की जाए उसका तुरंत कॉग्निजेंस लेना है। और जहां तक बच्ची का सवाल है, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन का सवाल आता है उसमें और भी सख्त हो गया है। इसमें तो जो सजाएं भी बताई गई हैं वो 10 साल से नीचे नहीं है, इस किस्म की बात। सो क्वेश्चन यहाँ रेप का नहीं हो रहा है, इवन लेस देन रेप। अगर मोलेस्टेशन हुई है, हेरासमेंट हुई है, तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत कैसे गिरफ्तार कर लें। कहा यह जा रहा है, दीपक जी ने बार बार जो ये कहा है वो ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत क्यों नहीं शुरू हुआ। और अभी भी लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत नहीं है। अगर इतना गैप दिया जाएगा, लाजमी बात है कि एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ, लोग जानते हैं कि आसाराम बापू के भक्त हैं, बहुत उनका रुतबा है, उनके पास मनी पावर भी है, उनके पास पॉलिटिकल क्लाउट भी है। और भगवान से डरने वाले परिवार की एक बच्ची, उसके साथ कुछ हुआ है और वो परिवार हिम्मत करके मैदान में आया है, तो ये कह देना कि सब झूठ होगा। और वो अपनी इज्जत को उछालने के लिए भी आ गए मैदान के अंदर, ये मान ले हम। अमरजीत कौर जी, मैं रामेश्वर चौरसिया के पास चलता हूं। अर्चना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रामेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। अर्चना शर्मा जी का सीधे सीधे आरोप है रामेश्वर जी कि आपकी पार्टी आसाराम बापू को बचा रही है। आपके विधायक रमेश मेंदोला आज वहां गए, कैलाश विजयवर्गीय ने उनके समर्थन में बयान दिया, उमा भारती ने उनके समर्थन में बयान दिया। आपकी पार्टी बचाना चाहती है आसाराम बापू को? दीपक जी, आपने जितनी बातें कही वो मंत्री के इसके, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है आपने ये बात नहीं कही। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, उसके भक्त हो सकते हैं, जहां गए थे ले गए, कोई विधायक बोल दी वो अलग विषय है, ये बहस का विषय नहीं है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं अर्चना जी बैठी है, मैं तो इनको कांग्रेस पर भी नहीं ले जाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि पुलिस को लिए कांग्रेस और बीजेपी क्या, पुलिस तो कानून के अनुसार काम करे। अब पुलिस ऐसा काम कर रही है तो उसे शक होना जाहिर है कि बड़े के लिए कानून अलग है, छोटे के लिए अलग है। जब पार्लियामेंट में कानून बनाया तो सभी पक्ष विपक्ष किए और ना बात नाबालिग का है। तो मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि आसाराम बापू के अगर इतने फॉलोअर हैं, मंत्री उनके बचाव में है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती थी कि वो आगे बढ़ करके कहे कि ऐसा कुछ है तो आप जांच करा लो और मैं जांच के लिए तैयार हूं। जो इस तरह का भाषा आसाराम बापू का आज मैं सुना, बोलने वाला, धमकी देने वाला, उस संत की भाषा मैं नहीं मानता हूं। इसीलिए आसाराम बापू जी से ये देश एक्सपेक्ट करता है कि अगर धार्मिक के भावनाओं को ठेस पहुंचता है, आपके फॉलोअर को भी ठेस पहुंचता है।
अगर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ तो आपको खुद आगे बढ़ करके कहना चाहिए था। आप पुलिस को 5 घंटे इंतजार करा देते, आपको तो खुद आगे आना चाहिए था। पुलिस आई कि भैया जो कहो मैं तैयार हूं, पूछताछ कर रहे हैं, अभी पूछताछ कर लो। हमें तो दोनों तरफ से डाउट लग रहा है कि राजस्थान अभी मैं बता देता हूँ, जोधपुर में रामेश्वर जी उसका जवाब मैं बता देता हूँ। तो राजस्थान पुलिस से पूछना चाहिए। 40 सीटों पर उनके समर्थकों का प्रभाव है ये कहा जाता है, और सरदारपुरा जहाँ से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, उस सरदारपुरा की जगह पर, उस सरदारपुरा सीट पर भी बापू आशाराम का प्रभाव है, इसलिए सीधे अशोक गहलोत ये केस देख रहे हैं। गृह मंत्री तक को इजाजत नहीं है। लेकिन मैं सीधे जाऊंगा राजीव चौधरी जी के पास। राजीव चौधरी जी, जो भाषा आशाराम बापू 2-3 दिन से बोल रहे हैं, क्या वाकई एक संत की भाषा है? 1 मिनट दीपक जी सिर्फ 1 मिनट मुझे राजीव के पास जाना, मैं आ रहा हूँ रामेश्वर जी आपके पास। आपने जो बात कही, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान की, अच्छा ठीक है राजीव चौधरी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है राजीव चौधरी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे जोड़ता हूं जगतगुरु शंकराचार्य जो कि गोवर्धन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी, आपको क्या कहना है आसाराम बापू के इस केस के बारे में, और जिस तरह से पुलिस उन्हें खुली छूट दे रही है, हिंदू संत उन्हें कहा जा रहा है, और पार्लियामेंट में भी इस पर काफी बवाल हो रहा है। क्या वाकई एक हिंदू संत इस तरह की भाषा, इस तरह की कथनी, इस तरह की करनी, कृष्ण बनकर कृष्ण जन्माष्टमी में डांस करना और इस तरह के प्रवचन देना, क्या ये ठीक है? जिसमें वो सेक्स की बात करें, जिसमें ये बताएं वो कि यौन शक्ति को कैसे संरक्षित रखा जाए, क्या वाकई ये किसी हिंदू धर्म गुरु को शोभा देता है? अभी हम चतुर्मास व्रत में है गोवर्धन में, तो धार्मिक विधि विधान में पूजा पाठ में बंधे हुए हैं। आपका संदेश मिला। धर्म के नाम से आडंबर बहुत कुछ हो रहा है देश में, जिसका धर्म शास्त्रों से, ऋषि मुनि की व्यवस्था से कुछ लेन देन नहीं है, परंपरा से कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन लोगों ने अंधविश्वास में ऐसे लोगों को पनपाया है समाज के अंदर, जिनके अंदर संत का गुण नहीं, त्याग नहीं, व्यवसाय उनका लक्षण है। तो ऐसी हालात में यदि वो कोई हरकत करते हैं तो उसके लिए संत शब्द इस्तेमाल करना भी काफी तकलीफ देह है। और मैं समझता हूं कि जो अपराध करे वो अपराधी है, उसकी अलग संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, और अपराधी के साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो अपराधी के लिए कानून में लिखा हुआ है। खासकर तब कानून को और सतर्क होना है, सरकारों को और सतर्क और फौरी तौर पर एक्शन लेना है यदि अपराधी ज्यादा शक्तिशाली है और पकड़ में नहीं आ रहा। तो आपका क्या मत है? क्या आशाराम बापू जैसे लोगों को अपने आगे संत लगाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आशाराम बापू जैसे लोगों को ऐसे आरोपों के बाद अपने आगे संत लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए? अब उन्होंने पहले भी किसी से इजाजत नहीं ली, और ये स्वतंत्र मुल्क है, जिसका जो मन चल रहा है लोग कर रहे हैं, कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यदि परंपरागत कोई मान मर्यादा मानने वाला है तो आसाराम कथावाचक हो सकते हैं, हो सकते थे। अब कथावाचक का अधिकार उनको नहीं रह गया, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जो समाज को शर्मिंदा कर देने वाले हैं। उनकी हरकतों से पिछले कई सालों से साधुओं को गालियां मिल रही हैं, साधु समाज शर्मिंदा हो रहा है। तो इस पर कानून को अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और उनको अंदर करके जो न्यायिक प्रक्रिया है वो लाना चाहिए। और यदि आसाराम में एक अच्छे इंसान की वैल्यू है, भावना है, और उनके ही भक्त ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, तो उन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए और उसके लिए बताना चाहिए, देश को सामना करना चाहिए कानून व्यवस्था का। राजीव चौधरी जी, एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि संत लगाने का कोई अधिकार नहीं है इन हालात के बाद आशाराम बापू को। दीपक जी, हेलो जी, बोलिए, सुनाइए। दीपक जी, सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज, थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको। आप बोलिए, राजीव जी बोलिए आप। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि संत है ना, संत है तो जिस समय में सभी लोग घर पे दिवाली मना रहे होते हैं
उस समय में बापूजी आदिवासियों के बीच में, लोगों के बीच में देश सेवा करते रहते हैं। उनके घर में दीपक जले, उनको खाना मिले, उस चीजों में लगे रहते हैं। तो इसके लिए कि ये कहना कि इसके लिए यौन शोषण करने की छूट है क्या? बाकी लोग करते हैं। राजीव चौधरी जी, इसके लिए क्या सेक्सुअल असॉल्ट करने की छूट है? अगर मैं दिवाली के घर, आदिवासी के घर दिया जलाऊं तो मुझे सेक्सुअल असॉल्ट की छूट मिल जाएगी, मैं कानून से ऊपर हो जाऊंगा? दीपक जी, ये जब तक मैं जब तक में ये प्रूव नहीं होता है तब तक में आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं। ये एक एलिगेशन लगाया हुआ है, ये कोई प्रूव नहीं हुआ है कि भाई ऐसा हो गया है। FIR दर्ज हुई है, बकायदा नामजद 164 में मजिस्ट्रेट के सामने। वो तो पुलिस छोड़ रही है, वरना बापू तो अभी जेल के पीछे होते। बहुत सारे दीपक जी, अगर यही चीजें आरोप दूसरों के ऊपर भी लगाया जाए तो इसका मतलब क्या, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए? डाला जाता है, अभी तक कोई आम आदमी होता तो जेल में होता। राजीव चौधरी जी, आरोप का वो चीज है ना, आरोप लगाया गया है। ये जो आरोप है ये दूसरे लोग जो बिना मतलब का, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसे आरोप लगाए गए। और वो आरोप आपको कुछ दिनों में पता चलेगा। जैसे पहले देखा आपने कि बहुत सारे केसेस में जहां पे बापूजी के ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन वो आरोप खारिज हो गए। पिछले साल देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो आश्रम के ऊपर में बच्चों को लेकर आरोप लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वर्डिक्ट दिया कि भाई ये जो आरोप लगाया गया था वो गलत है। नहीं राजीव जी, आप गलत कह रहे हैं। और जैसे पिछले सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आरोप गलत है, उन्होंने कहा कि एविडेंसेस नहीं आए सामने, उन्होंने कहा। और यही इशू तो अभी उठ रहा है। नहीं, ये तो ऐसी इजाजत क्यों दी जा रही है कि एविडेंस मिटा दिए जाए? आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया था, एविडेंस की एब्सेंस में कई बार उसके निरस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइंस भी पढ़ी है, उसके अंदर कैसे है, उसके अंदर यही है तो कि पुलिस नहीं कर पाई, आरोपी गलत था तो एविडेंस कहाँ से होगा? एविडेंस तो मिटाए जाते हैं ना, कहाँ रहेगा उसमें? नहीं मिटा, एविडेंस मिटा। जैसे एविडेंस मिटा आप बता रहे हैं, वही बात मैं कह रहा हूँ। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। उस परिवार को किसी ने उसको भरमाया गया है, उसने उसको एक से इतनी हिम्मत करेगा कोई काम कर रहा है, ऐसे संत इतने उदाहरण देख लीजिए ना। वो तो बापू का शिष्य है राजीव चौधरी, उदाहरण देख लीजिए, वो तो बापू का ही शिष्य है। किसी ने क्या भटकाना, बापू का ही शिष्य है वो तो। और आपने ये कहा कि जन्माष्टमी के दिन वो लोगों में बांटते हैं, ये काम तो बहुत लोग करते हैं। उसी से ही लोगों के नाम के आगे संत थोड़ी लिखा जाता है। जन्माष्टमी में तो डांस करते हैं, फिर भगवान कृष्ण बन जाते हैं, फिर बांसुरी बजाते हैं, फिर वो फट्टा लेके घूमते हैं, फिर मोर पंख लगा लेते हैं, बकायदा डांस होता है। दीपक जी भगवान कृष्ण भी डांस करते थे, इसका मतलब क्या वो भी गलत हो गए? दीपक जी, भगवान कृष्ण भी डांस करते थे तो क्या वो भी गलत हो गए? भगवान कृष्ण भी कृष्ण लीला करते तो आपके हिसाब से तो वो भी गलत हो गए। उनके साथ आप लोग कहेंगे कि भाई भगवान कृष्ण गलत है। आपको क्या लगता है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ आचाराम बापू जी का? कंपैरिजन नहीं, मैं ये चीज ऐसे जैसे आज आपका चैनल जो मीडिया जो आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, जब तक मैं प्रूव नहीं हुआ वो कहते हैं कि वो चीज है, तो फिर जब तक मैं आरोप लगा रहे तो फिर वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जैसे प्रूव हो गया ऐसे बात कर रहे हैं। इस्तेमाल नहीं कीजिए ना, सिर्फ आरोप शब्द का कीजिए, वो फिर जांच के बाद पता लगेगा आरोप गलत है कि सही है। मैं वही चीज शंकराचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरोप है, इसके कारण से इसके कारण शंकराचार्य जी दीपक जी ये बताइए आसाराम के बताइए कि जी स्वामी जी बोलिए, स्वामी समर्थक को ये बताइए कि कृष्ण जैसे नाचने कूदने की हरकत राजा पौंड्रक ने किया था, उसके हाथ पांव काट दिए गए थे। भगवान कृष्ण ने ही काट दिया था राजा पौंड्रक के 4 भुजाएं, क्योंकि वो नकल कर रहा था श्री कृष्ण जैसे महारास रचाने का ड्रामा कर रहा था। इसलिए कृष्ण जैसी हरकत स्वयं भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं और उनको हम श्रद्धा से रासलीला की संज्ञा देते हैं। उनके जैसे कोई और करेगा तो राजा पौंड्रक ने किया था, इतिहास में उसकी भुजाएं काट दी गई थी, वही हरकत कानून से इन लोगों की भी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इनको काबू में लाना चाहिए, नहीं अपराध बढ़ता चला जाएगा। वो राजीव चौधरी जी जवाब दीजिए। उन्होंने जो किया था वो गलत किया था, ये चीज है। राजा पौंड्रक ने अपने आप को कृष्ण जैसा रूप बनाकर
ये श्रीमद् भागवत की कथा है भैया। चक्रपाणी जी, चार भुजा लगा के महाराज भी करता था। आप क्या सहमत हैं शंकराचार्य? और अपने आप को श्री कृष्ण घोषित कर दिया था। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि देखिए बड़ी गंभीर विषय है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि पार्टी पॉलिटिक्स में विषय फंस के रह गया है मात्र, और आरोप प्रत्यारोप लगा के, जबकि विशुद्ध रूप से जांच का विषय है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक नाबालिग लड़की की अस्मिता की प्रश्न है, और दूसरे एक ऐसे व्यक्ति पे आया है जिसपे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, धार्मिक आस्था है। तो ये बहुत ही गंभीर जांच का विषय है, तुरंत जांच करनी चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर जो वास्तव में उन्होंने किया है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगर किसी ने जानबूझ के साजिश रची है तो उसकी भी पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि इससे पटाक्षेप हो। सत्य निश्चित रूप से इस बार सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, हर बार आरोप लगते, और ये जैसा आपने बताया कि काफी साक्ष्यों के अभाव में लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो इस बार ऐसा न हो, और इस बार साक्षी चाहे कोई भी जो पीड़ित हो उसके साथ इस बार न्याय होना चाहिए। रामेश्वर जी। दीपक जी, मैं जो शंकराचार्य जी के, संत जी के जो बातों को आगे बढ़ाता हूं, इनके बात से मैं 100% सहमत हूं। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि छोड़ दीजिए कोई नेता क्या बोला, कोई क्या बोला, ये अलग विषय है। मैं ये जानना चाहता हूं, पुलिस के पास आरोपी ने जाकर के कंप्लेन, पुलिस के पास पीड़िता ने कंप्लेन किया, आरोपी सामने है, पीड़िता सामने है, आखिर पुलिस का रवैया कानून के तरह चलेगा कि बड़े लोगों के साथ अलग होगा, हमारे साथ अलग होगा, आम लोगों के साथ अलग होगा? ये बहुत गलत है, गलत संदेश। दूसरी बात, संत अगर लिखते हैं आसाराम बापू, तो इस देश में तो भगवान रजनीश भी, भगवान भी लिख लेते हैं, इस लोकतंत्र में बात नहीं है। अगर संत लिखते हैं तो उनको इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था कि उनके इतने फॉलोअर है, अगर देश के इतने लोगों का विश्वास वो हासिल किए हैं, तो कायर की तरह धमकाना नहीं चाहिए था उनको। सामने आकर के जो राजीव जी कह रहे हैं, ठीक है राजीव जी, आरोप सब पर लगते हैं, आरोप ऐसे ही नहीं लगते हैं, जांच होगा पता चलेगा। तो ये भी तो जांच हो जाए कि आरोप गलत है कि आसाराम जी गलत है, ये दोनों जांच हो जाए। तो ये जांच की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तू मैं से कुछ नहीं होना है। मैं मानता हूं कि अगर आस्था को बचाना है, संतों की लाज को बचाना है, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे पहुंचाना है, आसाराम जी को अपने भक्तों के बहुत ही गलत प्रचार बनानी है, तो उनको खुद रामेश्वर जी आपका बात का जवाब राजीव चौधरी जी देना चाहते हैं। रामेश्वर जी, राजीव जी बोलिए। करता हूँ, क्या संत बापू आसाराम की जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती है? राजीव चौधरी जी प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट, रामेश्वर जी, आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बापू जी ने ऑलरेडी खुद से मीडिया के सामने आके बताया है कि ये जो लगाए गए हैं आरोप, ये बहुत गलत लगाए गए हैं, खोटे आरोप है। ये आरोप बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये गलत साबित हुआ है, और ये चीजें, और उसके लिए मीडिया अपना काम कर रही, जो गलत प्रचार कर रही है, वो चीजों के कारण दुनिया को लग रहा है कि बस बापू जी एकदम दोषी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं राजीव जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और क्या ये आरोप मीडिया ने लगाया है या उस नाबालिग लड़की ने, जो जिसके पिता आपके चेले हुआ करते थे, जो आपके आश्रम में पढ़ती थी? क्या ये मीडिया का प्लांट है, ये कह रहे हैं? दीपक जी, आपका चैनल, दीपक जी, जोधपुर पुलिस आज कह रही है कि भाई मीडिया जो रेप का आरोप लगा रही है, आज के डेट में आपका चैनल ये टेलीकास्ट करता है। आज के डेट में भी आपका चैनल कुछ देर पहले कर रहा था कि रेप का खबर, जबकि जोधपुर पुलिस ने ऑलरेडी मना किया गया कि ये रेप की बात है नहीं, वो गलत है। तो फिर आपका टीवी क्यों दिखा रहा है ये चीजें? ये तो गलत है ना। राजीव चौधरी जी, मैं आपको बता दूं, नए कानून के हिसाब से नाबालिग को छूना, उसको देखना, उसको गंदी नजर से देखना, उसको पीछे घूमना, उसके कपड़ों से छेड़छाड़ करना, ये सब रेप की सूरत में ही माना जाता है। इतनी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, आसाराम को भी करा लीजिए। ये तब जब प्रूफ होता है दीपक जी, ऐसा नहीं होता, ये नया कानून कहता है। और जब तक में प्रूफ नहीं होता है तब तक में आप गलत शब्द का प्रयोग ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी मीडिया से रिक्वेस्ट है, जो गलत आरोप लगा रहे हैं, वो जब तक में प्रूव नहीं होता है तब तक में गलत शब्दों का, एक संत के लिए जिसके साथ में लाखों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, वो गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। क्या संत कौन होता है? संत कौन होता है? संत वो होता है जिसके व्यवहार का आचरण होता है, उसी संत पर आरोप लग रहा है। आसाराम बापू ने ये नहीं कहा कि वो लड़की से नहीं मिले, पहले आपके आश्रम ने कहा कि वो लड़की से नहीं मिले, वो जोधपुर में थे ही नहीं, लेकिन बाद में दबाव में आसाराम को मानना पड़ा कि जोधपुर में लड़की से फार्म हाउस पर मिले थे वो। ये दोहरे बयान क्यों आपके आश्रम? वो कोई आश्रम से नहीं कहा गया था, ये बाहर से
आपके स्पोक्स पर्सन सुनील वानखेड़े ने यह बयान दिया था। आपकी याददाश्त को दुरुस्त कर दूं मैं। दीपक जी अगर आप वो अगर इंटरव्यू देखे जिसमें उन्होंने कहा था कि उस जगह पे नहीं थे, आप उसे अगर उसको क्लियरली देखेंगे कि सच का सच आ जाएगा। हम सुनील वानखेड़े का स्टेटमेंट भी सुना देंगे। अमरजीत कौर जी, मैं दो बात कहना चाह रही हूँ। एक तो रामेश्वर जी ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कहा, उस बात को छोड़िए। कैसे छोड़िए? पॉलिटिकल लीडर्स बोले या कि अपने आप को संत कहने वाले बोले, कोई भी बोले, वो ज्यादा जिम्मेदारी की पोजीशन पे हैं और कानून में परिवर्तन आने के बाद, अमेंडमेंट्स आने के बाद उनके ऊपर सजा का प्रावधान भी ज्यादा बताया गया है। अगर आप देखें जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर में है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके लिए सजा का प्रावधान भी ज्यादा बताया गया है। उनके लिए इन्वेस्टिगेशन भी और टाइट बताया गया है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर भी ज्यादा दबाव है। लेकिन यहाँ हम सूरत हाल में देख रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसी पार्टी का व्यक्ति आके कह रहा है छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहा। क्या सामंजस्य नहीं एक पार्टी के अंदर एक सोच को रखने का? ये मेरा दोष आरोपण बीजेपी के उन नेताओं के ऊपर है जिन्होंने ऐसा बयान दिया। रमेश्वर जी जस्ट उससे अपोजिट यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक सोच होनी चाहिए ना पॉलिटिकल। तो वो कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, किसी और पार्टी से आए, इवन अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप में से भी कोई कंट्राडिक्टरी बयान देता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, मेरा सवाल गुरदास दास गुप्ता ने कहा है कि इनको फांसी पर लटका दो, आप सहमत हैं इनसे? देखिए, वो तो गुस्से में कहेंगे फांसी पे ला दो, तो वो तो कानून बताएगा कि कौन सी जो क्राइम है। तो फिर आप में गुरदास दास गुप्ता में सामंजस्य का भाव है? सामंजस्य का भाव गुरदास दास गुप्ता में सामंजस्य का भाव? देखिए, सामंजस्य का भाव नहीं है। मैं ये कह रही हूँ गुस्से में सड़कों पे जब महिलाएं नारे लगाती हैं, वो इस मोलेस्टेशन के इशू पे भी नारे लगाते वक्त यही बोलती हैं फांसी दे दो ऐसे लोगों को। उसका मतलब ये नहीं होता कि कानून में नहीं भी है तो फांसी हो। ये गुस्से का इजहार है, इतना गुस्सा है कि फांसी दे दो। तो बाकी नेताओं ने जो कहा, कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती, इन सब ने जो कहा, वो उनके प्रेम का इजहार है। अगर गुरदास दास गुप्ता ने गुस्से का इजहार किया तो उन्होंने प्रेम का इजहार किया आसाराम बापू के लिए। रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट। दीपक जी, मैं अमरजीत जी इसको उलझाना चाहती थी, मैं इसको पॉलिटिकल क्राउड से निकालना चाहता था। मैं चाहता था एक्शन ओरिएंटेड बात हो जो उलझाया तो बीजेपी के नेताओं ने, उलझाया तो बीजेपी के नेताओं ने। सबसे पहले उमा भारती का ट्वीट आया था। रामेश्वर जी, ठीक है, सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात भी सुन लीजिए आप। बिल्कुल। अरे भाई अर्चना जी को कहने का मौका मिल गया। क्या बोलती है हमने दीपक जी, उमा जी क्या बोली, रामेश्वर चौरसिया क्या बोले, कानून उससे नहीं चलता है। कानून अपना काम करे। और मैंने पहले ही आपको बोला, आसाराम बापू बड़े हैं, अगर उनको इतने फॉलोअर हैं तो फॉलोअर की इज्जत करते हुए उनको खुद फॉरवर्ड आना चाहिए था और पुलिस को बिना भेदभाव किए अपने एक्शन में आना चाहिए था ताकि देश में गलत संदेश नहीं जाए। अब सही बात है, गुरदास गुप्ता जी ने गुस्से में बोला तो आपने सही बोला, उन्होंने प्यार से बुलाया था, प्यार में बोला, ये अलग मुद्दा है, छोड़ दीजिए। जो जांच का विषय है, आसाराम बापू जो संत बने हुए हैं, संतों की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, धार्मिक भावना बरकरार रही इस देश में, उसको ठेस नहीं पहुंचे तो आसाराम की जिम्मेवारी बनती है और पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। चलिए ठीक है, सवाल पूछता हूं। सकते हैं हम, गलत नहीं कर सकते, लेकिन जो आरोप लगा है, अभी राजीव जी बोल रहे थे, राजीव जी आरोप लगता है तो इस पे जांच के लिए लोगों को सामने आना पड़ता है। आसाराम बापू अगर बड़े हैं तो उनमें नम्रता होनी चाहिए थी। वो तो धमकी दे रहे हैं कि जेल में डालोगे तो पानी नहीं पीऊंगा। ये कौन सी भाषा है साहब? आप अपनी भाषा क्यों बदल रहे हैं? अपना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? सामने आए और जांच करवाएं। हम कहा कह रहे हैं वो दोषी है। आरोप लड़की ने लगाया है, मीडिया पर मत बरसिए, मीडिया ने आरोप नहीं लगाया है, लड़की का आरोप है। जो आरोप लगाया, जो FIR है, उसी पर बोला जा रहा है। और लड़की के पिता, माता, चाचा, भाई, भतीजे सब जो है आसाराम बापू के चेले हैं। चेले ने गुरु पे आरोप लगाया। राजीव चौधरी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आसाराम बापू के जितने फॉलोअर हैं जो उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनमें से ज्यादातर की जमीन हत्या ही आसाराम बापू ने, उन्होंने मंदिर समिति को दान की, आसाराम बापू ने हत्या ली। उनके बारे में यह भी कहा जाता है ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे आसाराम बापू ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आसाराम बापू ने ठगा नहीं। दीपक जी, आपको मैं एक थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आसाराम बापू जी ने वो जमीन लेके खुद का बिल्डिंग नहीं बनाया है,
उस जमीन पे कब्जा तो कर लिया ना, काम होता है। उस जमीन पे आदिवासियों के लिए का काम होता है, कब्जा तो कर लिया ना, लोगों के डेवलपमेंट का काम होता है। ये देखिए, ये किया है नहीं किया है, इसके लिए कोर्ट में केसेस चल रहा है। वो चीजों का आप खुद कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। आज मान लीजिए जैसे कल के दिन में कब्जा क्यों करते हैं वो, मुझे बताइए ना, अपने भक्तों की जमीन पे कब्जा क्यों कर लेते हैं वो? एक मिनट दीपक जी संतजीत ने कोर्ट केस में कैसे फंसे हुए हैं? दीपक जी एक बात सुनिए, उन पे केस लगा जमीन एक बार आप जमीन दे रहे हैं दीपक जी एक बार जमीन आप दे रहे हैं कि भाई ये जमीन ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, आप लीजिए, इस पे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। और कुछ समय के बाद जब उस जमीन का लगता है कि भाई उस जमीन पे बहुत अच्छा हो गया है, वो जमीन तो वैल्यूएबल हो गया है, वहां पे बहुत सारे लोग उसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, तब कोई उनको बिल्डर आता है, कोई दूसरे लोग आते हैं, उनको भड़काते हैं कि हाँ भाई ये मुझे दे दो, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। और ऐसे केसेस में ये होता है कि भाई जिन्होंने भी दिया था उनको लालच उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे समय में वो कहते हैं कि भाई मुझे दे दो। कैसे बताओ, वो चीजें रतलाम वाली जमीन 11 दिन के लिए दी, ये चीजें मैं आपको बताऊं, 700 करोड़ की कीमत की जमीन रतलाम वाली 11 दिन के लिए दी थी आसाराम बापू को कथा करने के लिए। 13 साल हो गए, आज तक नहीं खाली की उनने, और वहां पे 700 करोड़ की जमीन पर एक बड़ी आश्रम बना दिया है और अपने गनमैन खड़ा करके रखते हैं वो। ये है संत। दीपक जी, इसका ऑलरेडी केस चल रहा है, और केस में आप कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। रामेश्वर जी, ये संत आपने देखा है जो जमीन पे कब्जा करता है? आरोप कौन? वो संत ने जमीन पे कब्जा करके अपना घर नहीं बनाया दीपक जी। जानकारी जैसे आज दूसरे बिल्डर लोग घर बनाते हैं, वो संत कोई नहीं किया हुआ है। होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो रीच के किनारे पेट्रोल पंप था अंदर में पार्क में, उसको भी हटा दिया गया। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि करोल बाग जाने वाले रास्ता में रीच के अंदर, वो जंगल के अंदर जो प्रोटेक्टेड है, उसमें आसाराम बापूजी का आश्रम कैसे चलता है, वहां हजारों लोगों की भीड़ कैसे लगती है, ये कुछ बातें हमें ही नहीं समझ में आती है। आखिर ये मामला कहीं न कहीं चिंगारी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। इसका जवाब आसाराम बापूजी के इतने अगर फॉलोवर हैं तो इस तरह के काम करते हैं, तो इसको साफ जवाब देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने देना चाहिए। नहीं, ये कब्जा करते हैं फिर केस डाल देते हैं जो सालों चलता है जुडिशरी में। एक मिनट आपको दीपक जी, ये कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहा है। वे सवाल है ना, एक संत पे जो धार्मिक आदमी है, जिसका मोह माया से कोई लेना देना नहीं, क्यों पर जमीन का चलते हैं? मुझे बताइए ना, संत तो मोह माया से मुक्त होता है। एक अलग सवाल है। अरे देपालक सर, जब साधु संत है तो इनको जमीन की क्या जरूरत है? साधु संत है तो ये जमीन की कब्जे करने की क्या जरूरत है? फकल आदमी है, लोगों को प्रवचन देते हैं, लोगों की भलाई के लिए है। मैं तमाम देश और उसको फैक्ट बनाना चाहूंगा, समझ में नहीं आता है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है पूरे देश में, अगर अपनी भी जो या तो सरकार से हड़पी गई है या इंडिविजुअल लोगों से हड़पी गई है, और उस पर आसाराम के आश्रम समिति का कब्जा है। 1 लाख करोड़ की जमीन। बताइए राजीव चौधरी जी क्या करते हैं बापू इस जमीन पे? दीपक जी, आप अगर देखेंगे उस जमीन पे लोगों के भलाई का काम चलता है, लोगों के लिए, लोगों का ये चीजें है। ये जमीन लिया हुआ है, ये कब्जा किया हुआ है, ये गलत आरोप है। ये कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहा है, आपको समय में पता चलेगा आपको कि भाई सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। समय ही तो बहुत लंबा है ना। कोर्ट केसेस तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, लैंड के केसेस तो 50-50 साल तक चलते हैं। तो आसाराम बापू सोचते हैं मैं 70 प्लस में आ गया, केस तो पीछे रह जाएंगे। दीपक जी, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, तो इसके लिए आप ऐसे केस कीजिए कि हमारा जो कानून तंत्र है वो जितना जल्दी सुधरे, ताकि हमारा कानूनी में जो केस में 20 साल लगता है वो 20 दिन में सॉल्व हो जाए। हाँ, तो ये कैसे होगा? इतना हीनस, संतों पे गलत आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए आप लगा है, वो ट्रू है या नहीं है वो बात की बात है। उसी के लिए 15 दिन लगवा दिया तो जमीन की बात तो बहुत दूर की है। हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, लोगों की भलाई का काम है। तो ये क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, वो कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं जमीन के खातिर? अरे अगर भक्तों ने वापस मांगी जमीन तो दे देनी चाहिए। संत को तो प्रवचन से मतलब होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, 11 दिन के लिए जमीन थी, 13 साल से खाली नहीं की रतलाम में।
बूढ़ी विधवा महिलाएं जो मुंबई में रहती हैं, जिनकी जमीन पर कब्जा किया था उन्होंने। ये कह रहे हैं गरीब और वो आदमी खुद को इंडिया लालच न्यूज पर आना चाहती है। उन्होंने मुझे मैसेज बोला कि मैं खुद इंडिया न्यूज पर आना चाहता हूँ, ये बताने कि मैंने इनको 11 दिन के लिए प्रवचन की जमीन दी थी और 13 साल तक इन्होंने छोड़ा नहीं उसको। अभी भी मुकदमा जारी है। 700 करोड़ रुपए वैल्यू है इस वक्त उस जमीन की रतलाम के अंदर, 20 शहर के अंदर वो जमीन है। अर्चना शर्मा जी, आपको जोड़ना चाहूंगा, आपके यहाँ का पुलिस तंत्र बड़ा शानदार है। मुझे बताइए, एक आम आदमी पर यह आरोप लगता तो पुलिस क्या उसके घर में सम्मन लेके जाती और बोलती कि भाई 30 तारीख को आप आ जाना, भाई SCU टाटा बाय बाय? दिल से जवाब दीजिएगा। गहलोत जी को बचाने वाला नहीं। दीपक जी की जब प्रश्न करते हैं तो एक उसी प्रश्न पर आप आ जाते हैं और उसी प्रश्न का मैं बार बार ये जवाब देती हूँ कि हम जो कानूनी प्रक्रिया उसके अनुरूप चल रहे हैं। अच्छा, आम आदमी के साथ भी यही करती है क्या? अमरजीत घर पे सम्मान दे के आती है जो नेता, इन्होंने तीनों ने बलात्कारी के साथ नहीं, आपने बात तो सुनिए, यौन शोषण करने वालों को सुनिए। अमरजीत जी ने भी कहा कि एविडेंसेस के अभाव, मुझे बताइए ना, अमरजीत जी भी मान रही है कि अगर यौन शोषण का कोई दूसरा आरोपी होता तो आप उसको गुजरात जैसे शासन में जहां 2 मजिस्ट्रेट के बयान के बाद, अर्चना जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मजिस्ट्रेट ने लड़की के बयान के बाद यौन शोषण का कोई दूसरा आरोपी होता तो आप उसको तुरंत गिरफ्तार करते या नहीं? या उसको बोलते, उसके घर पे जाते, उससे अपॉइंटमेंट मांगते, उससे टाइम लेते, उसको सम्मन देते, फिर बोलते बाय बाय हम जोधपुर जा रहे हैं, आप जोधपुर 30 तारीख तक आ जाना, टाटा सी यू। यह है देखिए, ये आपकी सोच, आपका आकलन है। जैसे संज्ञान में नहीं, ये देश की सोच है, मेरी सोच है अर्चना शर्मा जी, दे दिए गए, ये कानून की सोच है। मेरे साथ बोलने देंगे तभी तो, बिल्कुल आप मुझे बोलने, बिल्कुल कानून के हिसाब से चल रहे हैं। और देखिए, आपके सामने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, कभी कहते हैं कि जांच होने दीजिए और तुरंत ही अपना स्टेटमेंट बदल के कहते हैं कि बापूजी का बड़ा अस्तित्व है, और साथ ही आपके इनके जो नेता उनको क्लीन चिट देते हैं। इधर चक्रपाणी जी मांग कर रहे हैं कि जांच स्पष्ट होनी चाहिए, जांच स्पष्ट होगी उसके बाद जब एविडेंसेस मिल जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हम न्याय की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से काम करते तो बार बार घुमा घुमा के आप प्रश्न वही ले आते हैं कि ऐसा क्यों? हमने समन जारी किया, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, हमने उनके खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए हैं ताकि वो गिरफ्तार करिए ना, सारे प्रक्रिया तो गिरफ्तार करिए, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती। और बिल्कुल समन जारी किया है 30 तारीख को। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया, उसको अपनाएंगे। लेकिन ऐसे कि जब आप चर्चा दूसरों से करते हैं तब सच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारे एथिक्स और मोरालिटी की बात आप कांग्रेस में लाके डालते हैं। बताइए, अभी सीपीआई की नेता कह रही थी कि ये लोग कुछ भी बोले। ये अच्छी प्रवक्ता है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। नहीं, मुझे सब जानकारी है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है कानूनी प्रक्रिया क्या होती है पॉक्सो के मामले में? मुझे पूरी जानकारी है, उदय साय जी, बिल्कुल मुझे पूरी जानकारी है। और उदय साई जी भी इस चीज को समझते होंगे कि जब पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनाते। क्रिया की एक जो प्रक्रिया होती है, एक एक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसके अनुरूप चलते। ये कहने से पार नहीं पड़ेगी कि आपने ये कह दिया कि साहब आपने गिरफ्तार नहीं किया। आप स्वयं स्वीकार करें, आपके 2-3 वक्ता स्वीकार करें कि पूरे एविडेंसेस होने चाहिए, पूरा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, उसके बाद काम होना चाहिए। यहाँ किसी ने नहीं कहा कि हम इनको प्रश्रय देंगे, संरक्षण देंगे। आपने तो यहाँ तक आक्षेप लगा दिया। हम आपको बता रहे हैं कि जो विक्टिम है वोट बैंक का मामला देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो हर वक्त करती हो। यहाँ तो पूरे भारत को जब तक संज्ञान में प्रकरण नहीं आया उसके तुरंत पहले क्लीन चिट दे दी गई। आज ये लोग अपने कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट को। अर्चना शर्मा जी, अगर ये लड़की किसी बड़े परिवार की होती, किसी गरीब घर की ना होती, मध्यम वर्गीय परिवार की ना होती, तब इस तरह से ऐसे ट्रीट करते? अभी तक तो सड़कों पे लोग निकल गए होते मैडम, और अभी भी आसाराम के खिलाफ सड़कों पे लोग निकल रहे हैं। देखिए, हमारे लिए ना कोई गरीब का मतलब है ना कोई अमीर का मतलब है। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि आरोप लगे, आरोपों की जांच हो, दोषी पाए जाने पर पॉक्सो कानून में जांच नहीं होती मैडम, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुका है। आप थोड़ा दुरुस्त कराइए अपने उदय साहब, आप बताइए इनको क्या होता है पॉक्सो? बच्ची के बयान किसने कराया? पुलिस को लेकर के, बच्ची को लेकर के गई, सारे एविडेंसेस लेकर के आई। एविडेंसेस की बात नहीं आती। तरह गैर जिम्मेदार लोग नहीं है जो माइनर के केस में कभी उनको क्लीन चिट देते हैं। हम चूंकि हमारी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी आप बार बार मॉस्को एक्ट और इसकी बातें कर रही है। मैं आपको और जो बड़वा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे उसको भी तो कांग्रेस के शासन में लेकर के आए हैं। रिकमेंडेशन को हम एक तरफ रखें अर्चना जी, आप प्रक्रिया की बात बार बार दोहरा रही हैं। गंभीरता को समझते हैं, महिला के शोषण को, उसके प्रति संवेदनशीलता को हम अच्छी तरह समझते हैं।
अशोक गहलोत समझ ले बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत जी समझ ले बहुत बड़ी बात है, वो समझ ले। उनको चुनाव दिख रहा है, अभी उनको चुनाव दिख रहा है, वोट दिख रहे हैं। अशोक गहलोत जी तो समझते हैं, बहुत समझते हैं, इसलिए बाहर निकल के बोल रहे हैं कि हम पुलिस के काम में दखल नहीं देते। आपका काम पुलिस चलाना है मैडम, आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। बिल्कुल, हम किसी पुलिस के काम, बिल्कुल प्रशासन को चलाना है, लेकिन प्रशासन को किसी प्रकार के प्रेशर में लाकर काम करना, ये हमारी कभी मंशा नहीं होती। आप चल कर रहे हैं उदय साहब। बिल्कुल, हम प्रशासन को एक बात आपके सामने देते हैं, उनके ऊपर बाध्यता नहीं डालते कि आप इस डायरेक्शन में चलिए। आप अपनी बात कह रही हैं, थोड़ी दूसरी बात भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। प्रक्रिया की बात आप कर रही हैं बार बार। ये बताइए कि एक ऑफेंस दर्ज होता है दिल्ली में, सेक्शंस क्या लगते हैं उसमें, और दूसरा ऑफेंस दर्ज होता है जोधपुर में, उसमें आप एक दूसरा सेक्शन लगाती हैं। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नाम की कोई चीज है? और अगर है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप गिरफ्तार करें, आप कैसे उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? आप मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करेंगे मौके से, आप लोगों का बयान लेंगे मौके से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करेंगे। अगर उनको वहां पर एक्सेस कंट्रोल किया जाता है और आप कहते हैं कि वहां के बजाय आप हमारे घर पे आ जाइए, फलाने दिन आ जाइए, तो आप ये पूरा का पूरा मटेरियल एविडेंस को एक तरफ दरकिनार कर रहे हैं। इसीलिए प्रक्रिया का हवाला न दें। कहीं ना कहीं इसमें आम और खास का जो भेदभाव है कानून को इम्प्लीमेंट करने में वो दिख रहा है। और आप बार बार कह रही हैं प्रक्रिया, व्हाट प्रक्रिया यू आर टॉकिंग अबाउट? एक ऑफेंस, देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ आईपीसी व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड। अपने सेवा में होते हैं तब वो प्रक्रिया को समझते हैं, लेकिन सेवा निवृत्त होते ही वो व्यवस्था पे प्रश्न सबसे पहले तो आप बात कर रही हैं, तो आप इस चीज क्योंकि जाकर के आपके पास सारे प्रश्न मंडराने लगते हैं। जवाब नहीं है, शासन को जो करना चाहिए कानून को करना चाहिए। और देखिए आप देखिए पढ़ कर लीजिए, लेकिन आपकी पार्लियामेंट में आपकी अध्यक्षा की मौजूदगी में की बात करते हैं संत होना या नहीं होना, तो मैं तो सरस्वती से कहूंगी कि एक शो इस पर कर लीजिए कि कौन नैतिक है, कौन अनैतिक है, कौन मोरालिटी की बातें करता है, कौन एथिक्स की बातें करता है। ये जस्ट एरोगेंस है, मोरालिटी ना मोरालिटी सब कुछ पढ़ रहे हैं और हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, आप कानून की अनदेखी कर रहे हैं। अब हम ये मान के चले कि राजस्थान के अंदर कानून के हिसाब से चल रहे हैं। कहाँ कानून के हिसाब से चल रहे हैं? अगर आसाराम बापू अरेस्ट हो गए तो राजस्थान की सरकार है जहाँ एक पखवाड़े के अंदर अंदर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से जीतेंगे। अशोक गहलोत का चुनाव जीत पाएंगे सरदारपुरा से अगर गिरफ्तार हो गए आसाराम बापू तो? बिल्कुल, अशोक गहलोत, यही डर सता रहा है ना आपको? अशोक गहलोत जी किसी गिरफ्तारी के कारण या किसी को नहीं गिरफ्तार करने के कारण नहीं जीतते हैं, वो अपने सुशासन के कारण जीतते हैं, वो व्यवस्था को दुरुस्त करने के कारण जीतते हैं, वो सबके साथ न्याय कारण करने के कारण। व्यवस्था तो आपकी दुरुस्त हुआ नहीं है, आप इसको स्वीकार करिए कि वो राजस्थान का शासन है। एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार होने पर विंडो दे रही है, भीतर ये व्यवस्था, ये दुरुस्त व्यवस्था है क्या? अर्चना शर्मा जी आप एक यौन शोषण कोई विंडो नहीं दे रहे हैं। मैं बार-बार आपको कह रही हूँ, ये क्या दुरुस्त व्यवस्था है? अनुसंधान की एक प्रक्रिया होती है, 15 दिन का वक्त लगता है उसमें। स्वतंत्र प्रक्रिया में आप बाधक बनेंगे, FIR की वो सामने आपके प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, आपकी वो बात भी निराधार रही थी जिसमें आपने कहा था कि जोधपुर में इसलिए FIR दर्ज नहीं हो रही कि यह न्याय नहीं हो सकता, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो विक्टिम के पिता से न्याय नहीं हो रहा है वहाँ पर, न्याय नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है अर्चना शर्मा जी। मुझे पता है आपका काम अशोक गहलोत सरकार को डिफेंड करना है, पर अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा कि उस मासूम बच्ची के साथ न्याय हो रहा है या नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के खुद अपने आप से पूछिएगा, आप खुद एक महिला हैं। उसके साथ न्याय होगा। हम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। भाजपा कहाँ से आ गई? आप अपनी बात करो ना। भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, कानून के प्रोटेक्शन करना सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, और आप बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से चल रहे हैं। और मैं महिला होकर इस चीज की गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता भी समझती हूँ। हम सिर्फ वक्तव्य जारी करके व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग नहीं है। हम कानून के हिसाब से काम करते हैं। हम वो लोग हैं जिसने वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना है। हम वो लोग हैं जिस एक्ट को और मजबूत। अच्छा अर्चना शर्मा जी एक बात का जवाब दीजिए कि वो व्यवस्था पे प्रश्न लगाते हैं। अर्चना शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अर्चना जी, एक सवाल का जवाब दीजिए अर्चना जी, बस आखिरी मिनट है मेरे पास। मेरा सवाल बड़ा सीधा ये है
कि क्या अगर एक आम आदमी होता तो जोधपुर की पुलिस डेलीगेशन लेके उसके घर पे जाती, उसको समन देती और बोलती भाई साहब नमस्ते 30 तारीख को आ जाना, अगर ये आम आदमी होता तो। देखिए आपकी समझ, अब मैं अपना उत्तर दे दूं, ये आपकी समझ का फेर है। यहाँ ना आम ना खास की बात है, यहाँ सिर्फ सिंपल सी एक बात है कि विक्टिम को न्याय मिले, जिन पर आरोप लगे उनके दोष साबित हो और उसके आधार पर न्याय की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया के अनुरूप काम करें। और मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि जैसे आपकी कल की बात झूठ निकली, उसी प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होने दीजिए। आप स्वयं कहेंगे कि राजस्थान के शासन में एक पीड़िता के साथ न्याय हुआ, और जब तक कुछ होता नहीं है तब तक आकलनों के आधार पर चलेंगे तो मैं समझती हूँ बायस्ड बात होगी। और मीडिया ट्रायल जब होती है तो और उसमें विकृति तब आती है जब दूसरी विचारधारा के लोग अलग अलग तरह के वक्तव्य जारी करते हैं और उन वक्तव्यों को फिर स्पेसिफाई भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं और दूसरी तरफ फिर उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। ये वो शासन है कांग्रेस का जिसमें हर किसी को न्याय मिलता है, और इसको आश्वस्त मैं आपके इस नेशनल चैनल पे करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमारे सामने जुड़ी और वाकई जो अनडिफेंसेबल काम है जिसकी बचाव किया ही नहीं जा सकता, उसका आपने 1 घंटे तक बचाव किया। इसलिए एक शानदार स्पोक्स पर्सन होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन असलियत सब जानते हैं। आपने अर्चना जी की बात सुनी, हमारे तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी। आप सच बताइएगा, सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा कि क्या वाकई उस मासूम बच्ची के साथ न्याय हो रहा है, क्या न्याय का ये असली तरीका है? क्या एक आम आदमी को उसी तरह जोधपुर की पुलिस ट्रीट करती, उसके साथ व्यवहार करती जैसा आसाराम बापू के साथ किया जा रहा है? जवाब आप जानते हैं, ना में होगा। फिलहाल आम और खास की इस बहस को हम इस चैनल पर लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा काम है, हमारा मुद्दा है कि पीड़िता को न्याय मिले, इंसाफ मिले। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।